तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, नफराए में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों का पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो चुका है एंड आप लोग देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी हो गए होंगे, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आया जो कि मैंने सारा क्वेश्चन करवाया था। लगभग आपका मैं बता दूं 95% क्वेश्चन मैंने जो है करवा चुका। अभी फिजिक्स का मैं करवाने वाला हूँ, जिसमें आपको दिखाऊंगा आंसर की जो करवा रहा हूँ उसमें दिखाऊंगा किस किस टाइप का क्वेश्चन आया है। एंड 95% प्लस जो है क्वेश्चन मैंने खुद अपने चैनल पर करवाया है। बहुत सारे स्टूडेंट इसका लाभ भी उठाए हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल से पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं आपका मार्क्स जो है बहुत अच्छा खासा आने वाला है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। इसमें आप लोगों को फिजिक्स का जो आपको 50 क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारा फिजिक्स का 50 क्वेश्चन का आंसर की मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अब मुझे इंस्टा पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, NITN कृष्णा 01 ये इंस्टा आईडी है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें फिजिक्स का अभी इस वीडियो पर आप लोग का आंसर की देने वाला हूँ 50 क्वेश्चन। उसके बाद केमिस्ट्री का भी दूंगा, मैथ्स का भी दूंगा। अभी केमिस्ट्री और मैथ्स का मेरे पास आया नहीं है, जैसे ही आ जाता मैं केमिस्ट्री एंड मैथ्स का भी दे दूंगा। एंड फिजिक्स में तो आप लोग ताबड़तोड़ मतलब बहुत अच्छा खासा आप लोग जो है कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने जो आप लोग का अच्छी तरीके से तैयारी करवाया था। सारा क्वेश्चन मैंने बताया ना, 95% आप आराम से बना सकते थे यदि मेरा वीडियो को देख कर गए होंगे तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ए बायो मास एनर्जी सोर्स। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव भार ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? न्यूक्लियर एनर्जी। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा, नाभिकीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा जा रहा, देखिए आप लोग का चार सेट रहता है ना, ABCD चार सेट रहता है पॉलिटेक्निक में। तो हो सकता है आपका अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन नंबर में अलग अलग दिया हुआ होगा। जैसे ये 2 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है आपके में कोई और नंबर में दिया हुआ रहेगा। लेकिन क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम रहता है, मतलब सफल करके दिया हुआ रहता है। चार चार सेट दिया और चारों में सफल रहता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन से आंसर मैच कराना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 देखे और 1 का सी लगा दिया, ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से आपको आंसर मैच करवाना है, ठीक है ना। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा एक गैर परंपरागत स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोलर एनर्जी, मतलब कि सौर ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं सिर्फ आंसर की आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसफॉर्म इनटू नेचुरल गैस इन। मृत जीव डैश में प्राकृतिक गैस में रूपांतरित हो जाते हैं, तो एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब कि वायु की अनुपस्थिति में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा जा रहा, द सोलर सेल्स आर मेड ऑफ। तो ये किसका बना होता है? आप जानते हैं सिलिकॉन का बना होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये सिर्फ आंसर की बताया जा रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। बिकॉज मैं डिटेल में यदि बताऊंगा तो आप लोग फिर बोलेंगे आंसर की चाहिए था, आंसर की सिर्फ दीजिए, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, देखिए, टाइडल एनर्जी इज फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑप्टेन फ्रॉम दी। ज्वारीय ऊर्जा डैश से प्राप्त ऊर्जा का एक रूप है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओशियन इन द फॉर्म ऑफ टाइडल वेव्स। ज्वारीय तरंगों के रूप में महासागर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में देखिए क्या कहा जा रहा है, हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 20 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। देखिए ये तो सिंपल ओम स्लो पर आधारित क्वेश्चन है। हमारा भी दिया हुआ है 220 वोल्ट और हमारा आर दिया हुआ है 1200 ओम। तो आप जानते हैं भी इक्वल टू आई आर होता है ओम स्लो से। तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आई इक्वल टू भी बाई आर लिख सकते हैं। तो भी की जगह आपको 220 पुट करना है और आर की जगह आपको 1200 पुट करना है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 0.18 एम्पियर निकलता हुआ दिख जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है, 0.18 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा जा रहा, व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब कुछ इस तरह से आपका रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो इसमें क्या रहता है? विद्युत धारा सेम रहता है ना, मतलब जो करंट है, करंट थ्रू द सर्किट, वो क्या तरह सेम रहता है, समान रहता है, रिमेन्स सेम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 12 वोल्ट बैटरी। मतलब एक 12 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले प्रत्येक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो यहाँ भी ये फॉर्मूला भी आप लोग बताया गया। मतलब सारा कुछ ए टू जेड मैंने फिजिक्स में आप लोग को इतना अच्छा तरीके से तैयारी करवा दिया था। जब मैं आपको बता रहा था इसका वन शॉट फार्मूला रिवीजन, तब भी आपको बताया था कि ये फार्मूला आपको यूज होगा ना, याद होगा ना, तो आप आसानी से बना सकते। देखिए एनर्जी निकालने बोल रहा है, आप जानते होंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू भी की होता है। और यहाँ पर देखिए भी कितना दिया हुआ, भी दिया हुआ 12 और चार्ज कितना दिया हुआ, एक कूलम चार्ज दिया हुआ ना। देखिए ईच कूलम चार्ज, यहाँ पे देखिए प्रत्येक कूलम मतलब एक कूलम चार्ज दिया हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 जूल। 12 जूल किस में? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से बना सकते थे, बहुत ज़्यादा इजी पूछा गया था। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होगा? किलोवाट आवर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा जा रहा है,
एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, आर दिया हुआ 20 ओम, एंड करंट आई दिया हुआ 5 एम्पियर। देन द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकंड। देखिए हीट का फॉर्मूला भी आपको बताया गया था, कौन सा फॉर्मूला लगाना, आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी पुट कीजिए, आई स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और आर का वैल्यू हमारा 20 है, एंड टी का वैल्यू 30 है। तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 25 दूनी 50 एंड 5 ते 15, मतलब कि ये हो गया 15,000 जूल। 15,000 जूल बोले तो 1.5 इंटू 10 का पावर 4 जूल। किस में, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी टिक लगा कर आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा जा रहा है, देखिए द वर्किंग फ्लूइड इन ओशियन थर्मल पावर प्लांट इज, महासागरीय ताप शक्ति संयंत्र में कार्यशील द्रव है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वोलाटाइल लिक्विड लाइक अमोनिया, वाष्पशील द्रव जैसे अमोनिया। 12th की ओर चलते, व्हेन ए स्टेट कंडक्टर इज कैरिंग करंट, देन मैंने बताया था आपको, जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर रहता है तब उसमें क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और वो क्या होता है, डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, सर्कुलर टाइप में। तो देयर आर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड इट, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके चारों ओर वृत्तीय चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कहा जा रहा है, एन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 2 रेजिस्टर्स 2 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये 2 ओम का हो गया, और ये हमारा 4 ओम का हो गया, और ये बैटरी के साथ कनेक्ट है जिसका 6 वोल्ट का दिया हुआ, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, यानी बैटरी दिया हुआ 6 वोल्ट का। द हीट डिसिपेटेड बाय द 4 ओम रेजिस्टर्स इन 5 सेकेंड, तो टाइम दिया 5 सेकेंड, और इसमें कितना आपका हीट जाएगा, हीट डिसिपेटेट होगा, वही पूछा जा रहा। तो यहाँ रेजिस्टेंस हो जाएगा इस केस में हमारा 4 ओम, ठीक है, और मेरे से हीट पूछा जा रहा, तो पहले करंट निकाल लीजिए, यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा। तो करंट निकालने के लिए क्या लगाएंगे, वी बाई आर लगा दीजिए, वी बाई आर इक्विवेलेंट लगाएंगे ना, यहाँ करंट जो होगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। तो भी हमारा 6 हो गया, और आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 और 4 सीरीज में है, तो ये हमारा 6 हो गया, मतलब 1 एम्पियर। तो करंट हमारा 1 एम्पियर आ गया। फिर से वही फॉर्मूला लगाना जो अभी बताया कुछ देर पहले, आई स्क्वायर आर टी, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। लेकिन आर यहाँ पर क्या पुट करना, आर इक्विवेलेंट पुट मत करना, आर इक्विवेलेंट नहीं, आर पुट करना सिंपली। यहाँ पर जो 4 ओम है ना, वही बोला जाए ना, 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा अवयव की गई उष्मा, तो 4 ओम पुट करना, तो आई स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, और आर की जगह आपको 4 पुट करना, टी की जगह आपको दिया हुआ है 5 सेकंड, तो 5 सेकंड पुट करना, ये आया 20 जूल। 20 जूल किस में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 14 की ओर चलते हैं, इसमें कहा जा रहा है द ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए कल ही तो ये क्वेश्चन करवाया, तो रेटिना होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, एक अनकेप मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो इस तरह से भी मैंने क्वेश्चन बहुत सारा आप लोग करवाया था, कि एक अवतल दर्पण उसके सामने जो है 10 सेंटीमीटर पर रखी, मतलब यू दिया हुआ, यू आपका माइनस से, माइनस क्यों लेना, साइन कन्वेंशन आपको पता होगा, और 3 गुना बड़ा, मतलब एम इक्वल टू 3 दे दिया गया सिंपली, ठीक है, 3 गुना बड़ा मतलब आवर्धन आपका 3 दिया हुआ है। वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ है, तो भी हम मेरे से पूछा जा रहा है। तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं आवर्धन का, मैंने फॉर्मूला रिवीजन करवाया था, माइनस भी बाई यू होता है। तो यहाँ से आप भी निकाल नहीं लीजिएगा, एम की जगह 3 पुट कीजिए, माइनस बी, और यू की जगह आपको -10 पुट करना है, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से भी का वैल्यू हमारा 30 आ गया। तो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब दर्पण से 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, तो एफ निकालने बोला जा रहा है, आर बाई 2 होता है, यानी कि आपका 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। किस ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस तरह से फटाफट आप लोग जो है, यदि आता होगा, आप यदि मेरे चैनल को फॉलो किए होंगे, तो बहुत अच्छा खासा आप नंबर उठा सकते हैं। मुझे लगता है गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ कि 45 प्लस तो बहुत किसी का आया होगा। आप लोग कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं कि फिजिक्स में आप लोग जो है कितना हेल्पफुल रहा हमारा वीडियो, और आपका कितना मार्क्स आ रहा हमारे चैनल से पढ़े है तब, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, तो इसका आंसर होगा 3 इंटू 8 का पावर 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड, तो ये तो सभी को पता होगा, बच्चा वाला क्वेश्चन है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18, ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस बिटवीन फोकस एफ एंड ऑप्टिकल। देखिए ये भी मैंने करवाया था, कि मैंने अवतल दर्पण वाला केस समझाया था, लेकिन आपको पता है अवतल दर्पण का जो प्रॉपर्टीज होता है वही उत्तल लेंस के केस में होता है। तो एफ और ओ के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, इसी 6 केस टोटल बनता है ना, 6 केस में यही एक ऐसा केस है जिसमें जो है, सॉरी ये नहीं, इसमें तो बड़ा बनता ही है, साथ ही साथ इसमें आभासी बनना चाहिए था, आभासी यहाँ ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए आभासी और बड़ा बनता है, यही एक ऐसा केस होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, एफ और ओ के बीच में रखते हैं तब हमारा बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। बाकी देख सकते वस्तु के वस्तु के बराबर आकार का नहीं होगा, क्योंकि एफ और ओ के बीच में कम नहीं होगा, बिंदु सामान्य होगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा हमारा, एनलार्ज मतलब कि बड़ा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 19, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ, देखिए ये पूछ लिया गया फॉर्मूला, एम इक्वल टू क्या होता है, HI/HO, आवर्धन होता है ना, HI/HO, तो यही तो बोला जा रहा है आपसे, सिंपल पूछिए, इसलिए मैंने बताया था कि वो फॉर्मूला रिवीजन जो देख के गए ना,
मैं बता दे रहा हूँ, उसमें से आप 20 क्वेश्चन तो आराम से बना लिए होंगे, क्योंकि उसी पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन है, मैंने बताया था। ये आप वीडियो देखिए तो जितना भी आप लोग का न्यूमेरिकल आएगा, फार्मूला से रिलेटेड आएगा, एसआई यूनिट से रिलेटेड आएगा, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो यही पूछा जाता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को तो हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं, यानी आवर्धन कहते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो 19 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, मैग्निफिकेशन। 20 को चलते हैं, देखिए, लेंस प्रिस्क्राइब्ड हैज पावर इक्वल टू, पावर दिया और 2 डायोप्टर और प्लस में दिया हुआ, मैंने बताया था, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उसमें हमेशा क्या होता है, फोकल लेंथ जो है वो प्लस में होता है। यदि फोकल लेंथ प्लस में होगा तो पावर भी प्लस में होगा। तो यहाँ से तो हम लोग को पता चल गया कि वो उत्तल होना चाहिए, मतलब कन्वेक्स लेंस होना चाहिए। अब देखिए, कन्वेक्स लेंस किस में है, कन्वेक्स लेंस ए में है और कन्वेक्स लेंस सी में है। तो ये बी और डी को तो ऐसे ही कैंसिल आउट कर सकते थे। अब पावर का फॉर्मूला जानते हैं, 1/f होता है, तो एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/p। तो p के जगह आप 2 पुट कीजिए, तो ये 0.5 मीटर इन्वर्स बोलिए। देखिए, लेकिन यहाँ पर सब में मीटर दे दिया गया है एक। अच्छा हाँ, मीटर मीटर ही होगा, बिकॉज जो पावर है उसका ऐसा यूनिट मीटर इन्वर्स होता है ना, ये मीटर इन्वर्स होता है, या इसी को डायोप्टर बोलिए, लेकिन फोकल लेंथ का तो वो तो मीटर में ही आएगा। ठीक है, तो 0.5 मीटर, 0.5 मीटर किस में, और वो प्लस में आएगा, क्योंकि मैंने बताया चाहे उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, मतलब कि चाहे कन्वेक्स मिरर हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। फोकस दूरी पॉजिटिव होगा तो पावर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो फोकस दूरी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.5 मीटर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था यार, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, तो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते, 21, द नॉर्थ एंड्स ऑफ कंपास नीडल पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स, तो ये उत्तरी ध्रुव की ओर ही करेगा, तो नॉर्थ पोल बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन है। 22 के चलते द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ट्रू पर। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, और मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर जो है आपको तैयारी करवाता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताया होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये क्वेश्चन कोई नहीं आपको बताया होगा। जब मैं फॉर्मूला रिवीजन करवा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है कोई भी सरफेस में लागू होता है, चाहे वो आपको बता रहा था जबकि कि क्या सिर्फ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में ही होता है, ऐसा ही होता है। तो ऐसा नहीं, मैंने बताया था कि क्या सिर्फ आपका जो प्लेन सरफेस है, क्या उसी में सिर्फ एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। मैंने बताया था ना, उसमें एक क्वेश्चन भी पूछा था कि इसमें एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है, तो क्या ऊबर खाबर यदि सरफेस दे दिया जाए, इसमें एंगल आई इक्वल टू एंगल नहीं आर होगा। तो मैंने बताया था चाहे ऊबर खाबर सरफेस हो चाहे प्लेन सरफेस हो, हमेशा जो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हमेशा ट्रू होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मुझे लगता है सही वही स्टूडेंट किए होंगे जिनको इसका ज्ञान पहले से होगा, या फिर मेरे वीडियो को देखकर गए होंगे। तो परावर्तन के नियम के लिए सत्य है सभी परावर्तक पृष्ठ, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर स्पेरिकल मिरर्स ऑफ स्मॉल एपर्चर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी, देखिए फिर से फॉर्मूला से रिलेटेड पूछ लिया गया। फोकस लंबाई डैश से पाई जाती है, मतलब वक्रता त्रिज्या और फोकस लंबाई के बीच में रिलेशन पूछा जा रहा है। तो क्या बोला जाए, वक्रता त्रिज्या जो है फोकल लेंथ की क्या होता है, दुगुनी होते हैं, 2f, f इक्वल टू r/2 होता है, तो r इक्वल टू 2f। मतलब जो वक्रता त्रिज्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो फोकल लेंथ के दुगुनी होते हैं, मतलब ट्वाइस, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, जिसमें कहा जा रहा है, देखिए, एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज कैन बी फॉर्म्ड, मतलब एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब डैश द्वारा बनाया जा सकता है। उत्तल दर्पण द्वारा, कन्वेक्स मिरर द्वारा तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये तो नहीं होगा। ओनली ए कनकेव मिरर, ओनली प्लेन मिरर तो भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपका ऑब्जेक्ट का जो ये साइज होता है और आपका जो इमेज का साइज होता है, दोनों का साइज जो इक्वल होता है। इन द केस ऑफ प्लेन मिरर, बोथ कन्वेक्शन मिरर, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, केवल एक अवतल दर्पण। चलिए 25 की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है, ए लाइट रे ट्रेवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयर रेयर। आपको पता होगा जब डेंसर से रेयर की ओर जाते हैं तो हम लोग क्या होता है, वो अभिलंब से, ये मान लीजिए डेंसर मीडियम है, ये डेंसर है, मतलब कि ये हमारा क्या है, हिंदी में बोलते हैं घना माध्यम, सघन माध्यम बोलते हैं हिंदी में, सघन। और इसको विरल, मतलब कि रेयर मीडियम। ठीक है, तो जब भी सघन से विरल में जाएगा तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा मतलब लंब से दूर मुड़ता है, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये सारा सभी स्टूडेंट को आई होप पता होगा। 26 देखिए, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर, तो ये मैग्निफिकेशन मैंने बताया था, ये भी बताया हुआ था यार, फॉर्मूला रिवीजन आप देखे होंगे ना, तो फिजिक्स का 20 से 25 क्वेश्चन आप ऐसे ही बना लिए होंगे सिर्फ एक वीडियो से। तो m इक्वल टू +1 दिया हुआ, ये तो आपको पता ही होगा कि प्लेन मिरर के केस में m इक्वल टू +1 ही होता है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं
मैंने बताया था एम मतलब एम का फॉर्मूला क्या होता है, HI/HO, HI/HO। इसका वैल्यू +1 दिया, मतलब यहाँ से HI = HO हो गया। मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अच्छा, इसका ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये तो सेम होता ही है, एम इक्वल टू +1, लेकिन +1 का मतलब ये भी आप समझ सकते हैं कि जो डिस्टेंस होता है, जैसे आप पढ़े हैं एम इक्वल टू -v/u, तो जो डिस्टेंस आपका होता है ना, वो तो हमारा दर्पण के केस में होता है, लेकिन प्लेन मिरर के केस में क्या होता है, जो डिस्टेंस का जैसे जितना दूर पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं उतना ही दूर पर हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है। तो ये भी हम लोग उसी के आधार पर हमारा ऑप्शन सेट किया गया था, तो उसी के अनुसार हम लोग देना है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, बाकी इस तरह से दिया हो रहा था कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसको भी टिक लगा सकते थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 27। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ए डिवाइस कॉल्ड डैश इज ऑफन यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो इसका आंसर होगा रियोस्टेट, मतलब धारा नियंत्रक। इसी के द्वारा हम लोग जो है क्या करते हैं, परिपथ में जो है प्रतिरोध को हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 28। विच मटेरियल इज यूज फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ये तो सभी को पता है, टंगस्टन, जो विद्युत बल्ब के तंतुओं के लिए हम लोग बनाने के लिए यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या कहा जाता है, वोल्ट मीटर यूज टू मेजर इन, ये तो सभी को पता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 30। नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज टू रेक्टिफाई मायोपिया। तो इसका आंसर होगा अवतल लेंस। तो कनकेव लेंस जो है इसका आंसर हो जाएगा। मायोपिया बोला जा रहा है ना, हाइपरमेट्रोपिया नहीं बोला जा रहा था। हाइपरमेट्रोपिया बोलता तो कन्वेक्स लेंस होता, मायोपिया यानी कि कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस, तो ऑप्शन ए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज पॉइंट कॉल्ड एज, मतलब एक गोलाकार दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, एक बिंदु है जो इसी को तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है ना, वक्रता केंद्र तो इसी को बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 32। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर ऑलवेज लाइज मिडवे बिटवीन। देखिए आप जानते होंगे जो प्रिंसिपल फोकस होता है गोलाकार दर्पण में, मान लीजिए गोलाकार दर्पण, आप अवतल दर्पण को भी ले सकते हैं, अवतल दर्पण को भी। तो मान लीजिए मैंने अवतल दर्पण लिया, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है, यहाँ पर फोकस रहता है, और यहाँ पर पोल रहता है। तो जो फोकस है ये किसके किसके बीच में है, सी और पी के बीच में है ना, मतलब पोल यानी ध्रुव, और सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कि वक्रता केंद्र। तो फोकस जो है हमारा ध्रुव और वक्रता केंद्र, मतलब पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा 32 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। द टाइप ऑफ मिरर यूज इन व्हीकल्स हेडलाइट्स आर, ये तो सभी को पता होगा, कनकेव मिरर के यूज करते हैं हम लोग, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम। तो ये सारा कुछ हम लोग पोल से मेजर करते हैं, तो ध्रुव, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ए कन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन ए ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, यानी आर का वैल्यू आपका 3 मीटर दिया हुआ है। इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब यू का वैल्यू दिया हुआ -5 हो जाएगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन का आपको ध्यान रखना है। देन द इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस, मतलब भी का वैल्यू पूछा जा रहा है, भी इक्वल टू क्या होगा, तो आप जानते होंगे एक फार्मूला, कौन सा फार्मूला, मिरर फार्मूला, 1/v + 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f। मेरे से भी का वैल्यू पूछा जा रहा तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f - 1/u। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिया हूँ। यहाँ से आर दिया हुआ तो f इक्वल टू r/2, मतलब 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए आर एफ 1/f है ना, तो 1/f की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये आपके वैल्यू 3/2 है, तो 1/f की जगह 2/3 लिख सकता हूँ, 2/3। एंड माइनस दिया हुआ, और u का वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो 1/5। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 13/15 आ गया। 13/15 1/v का वैल्यू आया, तो v का वैल्यू हो जाएगा 15/13। इसको सॉल्व कीजिए तो 1.15 आ जाएगा, 1.15 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 36। 36 में देखिए क्या कहा जा रहा है, द एबिलिटी टू आई फोकस ऑन बोथ रियर एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ इक्वल, मतलब फोकस लंबाई को समायोजित करते हुए नेत्र की निकट और दूर दोनों वस्तुओं पर फोकस कर पाने की योग्यता क्या कहलाती है। इसी को तो नेत्र का समंजन क्षमता कहते हैं ना, नेत्र का समायोजन मतलब एकोमोडेशन ऑफ द आई। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं फास्ट थोड़ा करवा रहा हूँ ताकि आप लोग का टाइम उतना ना लगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। द टू मैग्नेट फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर किधर है, तो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यदि इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ पर जो है एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। अप्लायंसेज दैट हैव ए मेटल बॉडी आर जनरली कनेक्टेड टू द अर्थिंग वायर, व्हाट इज द रीजन टू अर्थ दीज वायर्स। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, धात्विक निकाय वाले उपकरण सामान्यतः, आप जानते हो अर्थिंग किया जाता है, अर्थिंग क्यों किया जाता है, ताकि जो है यदि एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट आएगा तो वो करंट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा और धरती पर समा जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को करंट नहीं लगेगा, इससे बचने के लिए हम लोग जो है अर्थिंग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू प्रिवेंट द एक्सेस करंट, टू प्रोवाइड हाई रेजिस्टेंस टू द अप्लायंस, टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा करंट अप्लायंस, या टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ करंट। देखिए इसमें थोड़ा सा मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए टू प्रिवेंट द एक्सेस करंट। एक्सेस
यदि करंट हो जाएगा, सॉरी इसका ये आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए, टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ करंट। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो 39 को देखिए क्या कहा जा रहा है, 39 में कहा जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ, ये भी बताया था सॉफ्ट आयरन से बनता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। पता है ना, सॉफ्ट आयरन से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश का परिकीर्णन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 41 देखिए ध्यान से, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था मैंने, जब दो रेजिस्टेंस को आपस में हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, तो उसका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये आर वन है आर टू है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था यार, आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर आर वन प्लस आर टू, यही तो बताया था, किसमें है, ऑप्शन बी में है, तुरंत टिक लगा सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट मेरा वीडियो नहीं देखे वो तो सॉल्व किए होंगे कि वन बाई आर इक्वलेंट हो जाएगा वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू, फिर इसको सॉल्व किए होंगे तो उसका काफ़ी समय गया होगा, उसके बाद आंसर आया होगा ऑप्शन बी ही। लेकिन आपको डायरेक्ट बताया गया था, जब भी दो रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में दिया हुआ रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना, आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। तो आप लोग जीनियस बच्चे हैं, आप लोग बना लिए होंगे फटाफट से, एक सेकंड में देखते ही टिक लगा गए होंगे, कल ही पढ़ाया था वो चीज़ वैसे। विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर, ये भी बताया था, P इक्वल टू वी आई होता है एंड V इक्वल टू आई आर होता है। इन दोनों के फॉर्मूला पर रिलेटेड हम लोग तीन फॉर्मूला बताए थे, एक हो जाएगा आई स्क्वायर आर एंड एक हो जाएगा P इक्वल टू वी स्क्वायर वाई, ये तीन फॉर्मूला पावर का होता है। तो देखिए कौन सा पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, सेम टू सेम ये क्वेश्चन करवाया हुआ, तो आई आर स्क्वायर हमारा रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बाकी तीनों पावर का फॉर्मूला है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 43, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर शोन क्लोजर टुगेदर वेयर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ग्रेटर, ठीक है, अधिक। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं वहां निकट, अच्छा निकट दिखाई जाती है जहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक हो। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, इसमें कहा जाता है डिवाइस यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इसी को तो बोला जाता है इलेक्ट्रिक मोटर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन, इसको बोला जाता है यदि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारा इधर आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के बहाव की दिशा के विपरीत, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैन बी सीन इन, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, अब तक सभी, आकाश का नीला रंग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का कलर लाल दिखना, ये सभी क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 में कहा जा रहा था क्रिस्टल ये लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, दिस कंडीशन इज नॉन एज, मतलब वृद्धावस्था में लोगों को क्रिस्टल लेंस क्या होता है, दूधिया और धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए कितना सिंपलेस्ट क्वेश्चन ये दे दिया गया 48 में, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, मतलब रेजिस्टेंस हम रेजिस्टेंस को कैसे दिखाते हैं, इसी से दिखाते हैं, ऑप्शन सी में जैसे दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। 49 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका आंसर होगा आयरन, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। बाकी ये तीनों क्या है, इंसुलेटर है, लेकिन ये कंडक्टर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, कितना इजी क्वेश्चन है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इसका एम्पियर होता है सभी को पता होता है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग बताइए 50 में कितना मार्क्स आया है, हमारे चैनल ने आप लोग किस तरह से हेल्प किया, वो सारा कुछ आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड आप लोग मुझे फॉलो नहीं किए इंस्टा पे तो फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।